Welcome back everyone to this wonderful channel of Mr. Sir। हम एक बार फिर से वापस आ चुके हैं एक और तड़कती भड़कती और एक शानदार वीडियो के साथ। क्योंकि देखिए, आप जितना बड़ा एम रखते हैं उस एम को अचीव करने के लिए उतनी ही अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर विद द अल्टीमेट स्ट्रेटजी टू क्रैक एनडीए गैट पेपर। चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी एस्पिरेंट के दिमाग में जो पहला सवाल ये होता है कि मुझे कितना कर लेना चाहिए, कि क्या मैं कितना स्कोर कर लूँ एंड दैट विल बी अ सेफ स्कोर। सेफ स्कोर मीन्स कि आप मिनिमम कितना स्कोर कर लें और वो आपके लिए एक पासिंग मार्क्स होगा जो आपको उस दहलीज के उस पर लाकर खड़ा कर देगा जिससे आप पास की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो देखिए गाइस, आपको ओवरऑल इन एंड अराउंड अराउंड आपको 400 मार्क्स चाहिए होंगे। और देखिए एस्पिरेंट्स, मैं ये बहुत ही ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा कि 350 पर या फिर 370 पर कुछ लोग कहते हैं कि हम बड़ी आसानी से सिलेक्शन। देखिए, सिलेक्शन वहाँ पे पॉसिबल है, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन दैट इज़ अ वेरी डेंजरस जोन। क्योंकि यहाँ पर गारंटी नहीं दी जा सकती कि आप क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। और देखिए गाइस, अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप जितने सीरियस रहेंगे उतना ही आपको आपकी सीरियसनेस और आपका एटीट्यूड आपको हेल्प करेगा आपके अपने एम को अचीव करने में। एंड दैट्स व्हाई वी कंसीडर 400 इज अ वेरी वेरी सेफ स्कोर, आउट ऑफ विच यू विल हैव टू अपीयर फॉर टू पेपर्स। एज एवरीवन नो, हमारे पास दो पेपर रहेंगे। पेपर वन जो कि मैथ्स का होगा। देखिए, मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में 120 क्वेश्चंस होते हैं और इस 120 क्वेश्चंस में ये 120 क्वेश्चंस आपको टोटल ऑफ 300 मार्क्स देते हैं। तो देखिए गाइस, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स पढ़ा है और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग हाई स्कोर करें, तो यू कैन गो फॉर मैथमेटिक्स। लेकिन फिर भी इसमें जनरली जो होता है कि वो माना जाता है कि अगर आपने अराउंड 40 क्वेश्चन स्कोर कर लिए विच विल गिव यू 100 मार्क्स। हाँ, दिस विल गिव यू 100 मार्क्स। तो देखिए, 100 मार्क्स मैथमेटिक्स में विथ ये जो 40 क्वेश्चंस की बात की जा रही है, ये दीज आर नेट करेक्ट। नेट करेक्ट अगर आपका 40 है, देन यू विल गेट 100 मार्क्स विच इज कंसिडर्ड एवरेज, मीन्स अ गुड एवरेज। दैट इज कंसिडर्ड अ गुड एवरेज, और ये आपको उस दहलीज के उस गेटवे के उस पर लाकर खड़ा कर सकता है। सिमिलरली पेपर टू में जहां पर आपको 150 क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, एंड दैट्स व्हाई अ टोटल ऑफ 600 मार्क्स। यानी आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, रिटन एग्जामिनेशन, दैट इज ऑफ 900 मार्क्स। तो देखिए, यहां पे आपने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए और आपको मिले 100 मार्क्स। यहां पर भी देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आप मिनिमम मिनिमम 75 टू 80 क्वेश्चंस मान के चलिए। 75 टू 80 क्वेश्चंस जो कि आपको बड़ी ही आसानी से दे देंगे 300 टू 320 मार्क्स। और देखिए गाइस, ये आपको जो नंबर है ये बहुत बड़ा दिख सकता है। आप बोलेंगे कि सर 75 क्वेश्चन सॉल्व करना, 80 क्वेश्चन सॉल्व करना, दैट इज नॉट पॉसिबल इन गैट पेपर। तो देखिए, ये आपको जितना बड़ा नंबर दिख रहा है गैट का पेपर सॉल्व करना और अचीव करना, देखिएगा जो पेपर टू होता है ना उसको अचीवर पेपर कहते हैं। और मैं अचीवर पेपर इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स में ज़्यादा कैलकुलेशन भी है, और कैलकुलेशन के साथ साथ यहाँ पे ईच क्वेश्चन आपको 2.5 मार्क्स देते हैं। लेकिन गैट के क्वेश्चन में आप मान के चलिए कि आप अगर नॉर्मल पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, नॉर्मल पढ़ाई जिसको मैं कहता हूँ कि मैंने आप जिस मतलब 10th तक आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा क्या किया है, यानी आप 90% के आसपास वाले या फिर 85 80 की कैटेगरी वाले भी है ना, तो इसका मतलब आपने ठीक ठाक पढ़ाई की। और उतने के बेसिस पे अगर आप एक भी रिवीजन मार देते हैं तो आपका ये जो 75 का जो 75 नेट करेक्ट का ये जो आपका अंक दिख रहा है ना, ये बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए।
और इस पे 1 क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। तो देख लीजिए, मैथ वाले पेपर से कम दिमाग भी लगाना है और स्कोरिंग भी ज़्यादा है, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट द अचीवर पेपर। और ये जो पेपर है ना गाइस, अगर इसको आपने सही ढंग से तैयार कर लिया तो बिलीव मी, आप सिर्फ पास नहीं कर रहे होंगे पेपर, आप इंडिया में वन ऑफ द टॉपर बैठे होंगे। लेकिन फिर भी एक सेफ स्कोर मिनिमम अगर आप 75 से 80 कर लेते हैं, विच विल गिव यू 300 टू 320 मार्क्स। और यहाँ से 100 मार्क्स आ गए, यहाँ से 300 या 320, विच विल गिव यू अराउंड 400 टू 420 marks, and this is definitely a safe score, definitely a safe score। और यहाँ पर कोई भी डिस्क्वालीफाई होने की, कोई पास ना होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। 400 इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर कंसीडर्ड फॉर एनडीए रिटन एग्जामिनेशन। अब देखिए इसके बाद ये भले ही इतना, लेकिन मैं आपको देखिए, मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक ब्रेक डाउन करके बड़ी ही आसानी से ये चीज़ दिखा दूंगा कि कैसे आप ये जो 80 का आंकड़ा है ना, इसको भी बड़ी आराम से क्रॉस कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ स्टैट्स पे नजर डालते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारा जो पेपर होता है, इस पेपर में जो इंग्लिश का जो पेपर होता है बेसिकली, उसमें हर साल 50 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, ये तो हमेशा से फिक्स रहता है। जो हमारा पेपर 2 होता है, पेपर 2 जो गैट का होता है, उसमें 50 क्वेश्चंस डेफिनेटली इंग्लिश के रहते हैं। अब इसमें भी एक स्पेशल ट्रेंड है कि जैसे देखिए हमारा स्पॉटिंग द एरर से 2016 15 ये सब में पूछा, लेकिन देखिए अभी ये जो 16 15 वाला ट्रेंड है यही कंटिन्यू कर रहा है, चाहे वो आपका 17 हो, 18 19 20 21 22 और 23 में भी यही रहने वाला है। हमेशा से यही वाला पैटर्न चलते आ रहा है। ये जो आप इतने अलग अलग चैप्टर्स का पैटर्न देख रहे हैं, हमेशा से यही चलता है और आगे भी कंटिन्यू करेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, इसमें कोई भी बदलता नहीं है। क्लोज टेस्ट आप देख रहे हैं एक ही बार आया है और उसके बाद से आज तक कभी आया भी नहीं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम द इंग्लिश आर स्पॉटिंग द एरर्स, जिसकी सीरीज मैंने ऑलरेडी शुरू कर ली है, मैं उस पर प्रोनाउंस और आर्टिकल कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उस सीरीज को देख सकते हैं। फिर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 फील्ड है। और इसके बाद आप कह सकते हैं कि ये वाला जो फिलर्स होता है, फिल इन द ब्लैंक्स करके, ये जो आपका एक सब्सिडियरी पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर ये जो पांचों चीज है, स्पॉटिंग द एरर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, तो देखिए अब इसमें भी ये जो आपको 2 फील्ड है ना, ये बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप कहेंगे कि सर एंटोनिम्स सिनोनिम्स हम इतने वोकेबलरी याद कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसा जनरली नहीं होता है, या फिर बहुत रेयरली होता है कि हमने जो याद किया वो किसी मॉक टेस्ट में या किसी पेपर में लड़ा हो। तो देखिए, इनको अगर मैं मान के भी चलूं कि अगर 20 में मान लीजिए आप सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, 20 में सिर्फ 5 क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा स्कोर नहीं है, बड़ी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो आपने जनरल इंग्लिश पढ़ा है कि 5 आप कर सकते हैं। ये मैं उनको भी कंसीडर करके चल रहा हूँ कि जिन्होंने बिहार बोर्ड से अपनी पढ़ाई की है, लेकिन मतलब बिहार बोर्ड नहीं और भी अदर बोर्ड से पढ़ाई की है, नाउ दे आर गोइंग फॉर इंग्लिश मीडियम पेपर। अब 20 में बड़ी आसानी से अगर आपने थोड़ी भी इंग्लिश पढ़ी है तो 5 तो आराम से आप एंटोनिम सिनोनिम मिलाकर सॉल्व कर सकते हो। आप अगर कोई भी एक जनरल बुक उठा के देख लें, उससे एक्सरसाइज लगा लें, या फिर हमारी वीडियोस को भी देख लें और उसके बाद कोई एक्सरसाइज लगा लें, तो स्पॉटिंग द एरर्स के जो 10 क्वेश्चंस होते हैं, बिलीव मी गाइस, 9 क्वेश्चंस आप बड़ी ही आसानी से सही कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो 10 क्वेश्चंस होंगे, इसमें से भी आप 9 बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। तो 9 9 18 एंड 5 23। और ये जो जंबल सेंटेंस है, यस जेंटलमैन, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कभी 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन इसी तरह आते रहते हैं। और फिलर्स तो देखिए 23 तो आपका ऑलरेडी वो हो गया है। अब जो बचा इसका और इसका, तो इसमें आप आसानी से 10 क्वेश्चंस दोनों को मिला के सॉल्व कर सकते हैं, विच विल रफली गिव यू, देखिए 23 उधर से और 10 इधर से, 33 क्वेश्चंस। तो देखिए अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, या फिर हमारी लेक्चर वीडियोस को देखकर आप जाके एक किसी भी बुक से एक्सरसाइज वगैरह लगा देते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर भी लगा देते हैं गाइज, तो ये जो 33 क्वेश्चंस है फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन आउट ऑफ 50 इजीली स्कोर किया जा सकता है, नेट करेक्ट विदाउट एनी रॉन्ग।
विदाउट एनी रॉन्ग कम से कम इतना सॉल्व किया जा सकता है गाइस। दिस इज मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट, मिनिमम। चलिए हम लोग अब बाकी सब्जेक्ट की भी वन बाय वन बात करते हैं। बाकी देखिए सर जेंटलमैन, ये फिजिक्स का है। अब देखिए 16 में 24, 23, 20, 24। अब देखिए ये वाली जो चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि ये वाली चीज़ों को आप अभी के लिए अपने दिमाग में बैठा लें। ये जो हमारा जो आपका नंबर्स दिख रहा है, ये हमेशा क्या है, 20 प्लस है। ये नंबर हमेशा 20 प्लस है। ये फिजिक्स से है, फिजिक्स से। देन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आप गौर करके देखिए 23 भी है, देन 12 भी है, 16 भी है, 15 भी है। तो सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है और हाल फिलहाल में भी देखा गया कि ये जो स्कोर रहता है ये जनरली 18 टू 20 के आसपास रहता है। 18 टू 20 के आसपास, यानी हमारे केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे होंगे, 20 टू सॉरी 18 टू 20, 18 टू 20 इतने क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री से आ रहे होंगे। और इसके बाद बायोलॉजी का आप देखिए 8 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है ना कि इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 10 टू 15, 10 टू 15 रहते हैं। देखिए ये मैं जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको काउंट करा रहा हूँ, ये मैं आपको एक चीज हिंट करना चाहता हूँ, और वो चीज जो मैं हिंट करना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए फिजिक्स हमेशा 25 के आसपास क्वेश्चंस रहेंगे। केमिस्ट्री के आपको 25 नहीं, इसको आप 20 कह लीजिए, ओके। देन इसके आपको केमिस्ट्री के 15 टू 18 क्वेश्चंस एंड बायोलॉजी के 10 टू 12 क्वेश्चंस। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं गाइस, नॉट 10 टू 12 मीन्स अप टू 15। ये 10 टू 12 एक जनरल केस होता है। तो देखिए मैं कहना आपको ये चाहता हूं कि आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, फिजिक्स पे करना है, देन केमिस्ट्री पे करना है, एंड देन बायोलॉजी। बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली भी हैं, बट आपका जो ये जो होता है ना कि बेसिक ह्यूमन का जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ हेल्थ एंड डिजीज से भी इंपॉर्टेंट है, सेल्स एंड टिश्यूज एंड डाइवर्सिटी। पढ़ने के लिए तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो गाइस फिजिक्स समझने में भी बहुत ईजी है। क्योंकि देखिए आप 9th-10th की फिजिक्स आपने जो पढ़ी होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग रही है, और आपको 9th-10th की फिजिक्स से ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। 10th तक की फिजिक्स फ्रॉम क्लास 6 इज मोर देन इनफ टू यू नो फॉर यू टू इजिली स्कोर दिस 20 क्वेश्चंस विदाउट एनी एरर। उसी तरह केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में आपका कुछ कुछ चैप्टर जैसे आपको कुछ बेसिक केमिकल्स जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं, या फिर जो हमारा अलग अलग मेटलर्जी वाला केस होता है तो उसमें थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है, लेकिन ये भी आपका 10th तक का ही रहता है। बायोलॉजी सेम गाइज, मेनली 6, 7, 8 की बायोलॉजी मेनली रहती है। 9th और 10th से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बट मेनली ये होता है। तो देखिए आपको सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना है, इस फिजिक्स वाले एरिया पे करना है। इजी है, स्कोर किया जा सकता है, नंबर लिया जा सकता है। दैट्स व्हाई फिजिक्स is most important of all these three categories from GS कैटेगरी। उसके बाद केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे स्कोर देखिए, मैं एक बार फिर से पीछे की तरफ जाकर आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। यहाँ पे केमिस्ट्री के ये स्कोर्स आप देख ही रहे हैं, और इसके बाद फिजिक्स के आप देख ही रहे हैं। तो आप मैंने अलग अलग चैप्टर्स के नाम भी दे रखे हैं, आप इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं, आप उनको फाइंड आउट करके देखिए। जैसे आपका इसमें ग्रेविटी से हाँ बेसिक प्रॉब्लम रिलेटेड आता है, मेजरमेंट मोशन, ये थर्मोडाइनेमिक्स और हीट। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना आपका, देखिए गाइस जो न्यूमेरिकल रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये बहुत ही लेस अमाउंट में होता है। लेकिन आपका जो थियोरेटिकल होता है, थियोरेटिकल जैसे आपको कोई थ्योरी वगैरह समझ नहीं रहती है, ये आपका मोर होता है गाइस। तो आपकी थ्योरी आपकी अप टू 10th क्लियर होनी चाहिए। अब 10th के बाद के नहीं भी पढ़े तो आपका काम चल सकता है, बट जो थियोरेटिकल पार्ट है मोस्ट ऑफ ऑल ये आपका कंप्लीट होना चाहिए इन फिजिक्स। फॉर केमिस्ट्री कुछ कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं। हाँ एक ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये जो यहाँ पे आपको चमक रहा है, नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। देखिए 9 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन।
तो ये जो है ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द चैप्टर्स बनकर आता है। और एक ये जो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एलिमेंट मिक्सचर, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इन चैप्टर्स को आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और बायोलॉजी का तो मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया कि 6, 7, 8 मेन है, 9, 10 सब्सिडियरी है। नाउ मूविंग ऑन टू द स्पेशल वन गाइस, क्योंकि देखिए इसके बारे में लोग ये होते हैं कि 10 तक तो आपको साइंस पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होता है और सोशल साइंस आपको लगता है कि एक रटने वाला सब्जेक्ट है, और मैक्सिमम लोग इसको रट्टा मार के निकाल देते हैं। साइंस में बहुत साइंस लोगों को इजी लगता है और वो उसको पढ़ते हैं और उसमें वो इजीली स्कोर भी कर लेते हैं। बट दिस वन यू कैन से वॉज अ चैलेंजिंग पार्ट फॉर यू। और मैं इसको वॉज में पास्ट टेंस में क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आफ्टर दिस वीडियो आई बेट यू कि आपको ये जो चीजें हैं ना, ये जो सोशल साइंस का स्पेशली जो पार्ट है सोशल साइंस का, ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा। और बिलीव मी गाइज, मैं एकदम ट्रुथ बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है ज्योग्राफी पे। कंसिस्टेंटली सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, पूरे के पूरे आपके ये मतलब मैं सोशल स्टडीज की बात कर लूँ, देखिए आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस अराउंड पूछे जाते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा हमेशा से ज्योग्राफी से ही रहा है। ज्योग्राफी में आपका दोनों चीजें आती हैं, इंडियन ज्योग्राफी भी आती है, इंडियन ज्योग्राफी भी आती है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है। बट अगेन बात वही रह जाती है, बात क्या रह जाती है, अप टू 10, अप टू 10th आपका जो सोशल साइंस का सिलेबस रहा है उससे बाहर का एक भी सवाल ना हिस्ट्री में मिलेगा आपको, ना ज्योग्राफी में मिलेगा, ना इंडियन पॉलिटी में, ना इकोनॉमी में, कहीं भी नहीं मिलने वाला है गाइस। इकोनॉमी या पॉलिटिक्स में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए हाल फिलहाल में कोई नया अमेंडमेंट आया है, या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, तो ऐसा करंट अफेयर वो चीज आप उसे इंडियन पॉलिटी या इकोनॉमी में एक या दो सवाल पूछ सकते हैं। हाँ देखिएगा, मैं इस पे स्पेशली फोकस करना चाहता हूँ। इफ यू आर अ करंट अफेयर्स लवर, करंट अफेयर्स लवर, ठीक है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आपको ये जानना बहुत अच्छा लगता है कि आपके देश दुनिया में यहाँ वहाँ पर क्या चल रहा है, देखिए ये अच्छी बात है और एज एन एनडीए सीरियस एस्पिरेंट आपको जानना भी चाहिए। लेकिन फिर बात वही है कि अगर आप इसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो याद रखिएगा कि अब हमारा जनवरी शुरू होगा, आपके पास जैन है, फेब है और मार्च है। मार्च का भी आप पूरा हिस्सा मत ही लेके चलिए, क्योंकि आपका लास्ट के जो 30 डेज होंगे बिफोर एग्जामिनेशन वो आपके अलग अलग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस पेपर इसमें उसमें जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ज्योग्राफी पढ़ना है सबसे ज्यादा। देन हिस्ट्री में आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है आफ्टर ज्योग्राफी। देन आपका इंडियन पॉलिटी है, अगेन 6, 7, 8 बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन 9, 10 इकोनॉमी। और जनरल नॉलेज में आपको कुछ स्टैटिक जीके भी होता है। स्टैटिक जीके मतलब पहला इंसान जो चांद पर गया, ये बहुत ही कम मात्रा में होता है। स्टैटिक जीके बेसिक रिलेटेड टू इंडिया की, इंडिया के फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर, फर्स्ट पर्सन नोबेल पुरस्कार किसको मिले, तो उसको हम लोग स्टैटिक जीके कहते हैं। कुछ डिफेंस रिलेटेड सवाल भी आपको एक दो या फिर तीन चार देखने को मिल सकते हैं, और करंट अफेयर्स होता है। तो इस तरह से हमने पूरे पेपर को एनालाइज कर लिया है, कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स हैं और मेन सब्जेक्ट्स के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हमको कवर करना चाहिए, वो भी हमने देख लिया है गाइस। आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के हम लोग लेक्चर्स लेकर आएंगे, और इन लेक्चर्स में आपको जो चाहिए, जो आपको मटेरियल चाहिए, एकदम क्रिस्प मटेरियल, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस पेपर लगाइए, बस आपका काम खत्म। आप एकदम रेडी हो जाएंगे उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आपके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स गैट पेपर के लिए, ये अरिहंत का पाथ फाइंडर है, और ये जो सॉल्व पेपर है गाइज, ये तो आपको मैथ्स और मतलब जो पेपर 1 है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली जो बुक है। और आपका गैट के लिए, गैट अगर आप इसे पढ़ लेते हैं गाइज, तो यू आर अ जीनियस, आप एक जीनियस हो जाएंगे पेपर 2 के लिए, एंड यू विल बिकम वन ऑफ द टॉपर। लेकिन मान लीजिए उतने भी अगर कम टाइम में आपने नहीं पढ़ाई की अब तक, तो फिर भी कोई बात नहीं है, हम लोग उसकी भी तैयारी करेंगे, और विश्वास रखिए आप इस बार एनडी पक्का पास कर रहे होंगे। Last but not the least, how many hours a day you should study?
यू शुड स्टडी। ये हर एस्पिरेंट, हर स्टूडेंट के मन में हमेशा से सवाल रखता है कि मुझे मैं कितना घंटा रोज का पढूं कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो देखिए गाइज, ये कभी भी फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड, कि आपको एक दिन आप इतने घंटे पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम में रिटर्न हो ही जाएगा। एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। पहला चीज कि आपने एफर्ट कितना लगाया, और एफर्ट कहाँ से आता है? एफर्ट आपका डेडिकेशन से आता है। डेडिकेशन आपका कितना है? डेडिकेशन कहाँ से आता है? डेडिकेशन आपका होता है कि आपके पास हाई मोटिवेशन होना चाहिए। हाई मोटिवेशन होना चाहिए, आपको रीजन पता होना चाहिए कि आप ये जो इतने दिनों से आप मेहनत करते आ रहे हैं, क्यों मेहनत करते आ रहे हैं, और अगर लास्ट मोमेंट पे आपने मेहनत नहीं की तो आप जो इतने दिनों से मेहनत करते आ रहे हैं वो बेकार हो जाएगा। तो हमें हमेशा एफर्ट लगाते रहना है, हमेशा डेडिकेशन हमारा तो एकदम टॉप लेवल रहना ही चाहिए। और देखिए गाइज, इसके साथ साथ अगर आप एक दिन में जनरली देखिए आप जितना ज़्यादा दे सकते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कभी कभी कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ लें उनको सारा चीज़ समझ में आ जाए। कुछ कुछ ये होते हैं जिनको बार बार पढ़ना पड़ता है। तो जिनको बार बार पढ़ना पड़ता है उनको डेफिनेटली डेफिनेटली मोर आवर्स देने होंगे, मोर आवर्स देने होंगे। अब देखिए इसमें फिर बात वही है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स भी हैं। बोर्ड एग्जाम्स भी कुछ कुछ लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम अपेयर करने जा रहे हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, तो उनको भी आपको कंसिडर करते हुए चलना है। आप बस आपने जो 10th तक का किया है आप उसको कीजिए एंड दैट्स ऑल। और जो रिपीटर्स वगैरह हैं वो आप भी एकदम निश्चिंत रहिए कि अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो इट इज ऑलवेज सेइंग कि स्मार्ट प्रैक्टिस, देखिए स्मार्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपकी प्रैक्टिस स्मार्ट होनी चाहिए। और स्मार्ट प्रैक्टिस क्या होता है कि आप सारी परिस्थितियों के लिए, सारे सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है ना? आप सारे इक्वेशंस लगा के खुद को किसी भी तरह, वो जो मैक्सिमम स्कोर होता है ना, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर, ऐसा नहीं है कि मेरा इस सब्जेक्ट में कम आ रहा है तो मैं एकदम उस पर रगड़ते ही रहूं, रगड़ते ही रहूं और बाकी सब्जेक्ट्स को मैं छोड़ दूं। और ऐसा भी नहीं करना है कि मतलब एक में आपने महारत हासिल कर ली और दूसरे सब्जेक्ट को आप छोड़ रहे हैं। जैसे अगर आपने गैट के पेपर में बहुत ज़्यादा स्कोर कर लिया लेकिन आप जो मैट का पेपर है, पेपर 1 है, उसको पास ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसमें बहुत हाई स्कोर करने का कोई भी आपको फायदा नहीं होगा। आपको मध्यम मार्ग को चुनना है। और मध्यम मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग है मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर। आपको मैक्सिमम की तरफ भागना है। मैक्सिमम की तरफ भागने से ये होगा कि आप इन दोनों के बीच में एक बहुत ही परफेक्ट बैलेंस बनेगा और इससे आपका आपका ही भला होगा क्योंकि आप एग्जाम बड़ी ही आसानी से क्लियर कर रहे होंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं तो आप एक काम कीजिए कि ऐसे रखिए कि मैं इतने डेट तक, इतने तारीख तक सारे लेक्चर्स कवर करूंगा और इतने दिन मैं रिवीजन दूंगा, फिर उसके बाद में इतने मॉक टेस्ट दूंगा। या फिर आपको अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है याद करने में तो डेफिनेटली आप लिख लिख के रिटन रिमेम्बरिंग, रिटन रिमेम्बरिंग मतलब आप चीज़ें लिख लिख कर याद कर रहे होंगे तो उसमें आप एक लंबा टाइम लेंगे चीज़ों को लर्न करने में, एक बहुत छोटा टाइम एक क्विक रिवीजन, एंड देन यू हैव टू गो फॉर मॉक टेस्ट। जी हाँ, डेफिनेटली गाइस, दिस मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी, मैं इसको फिर से हाईलाइट कर ही देता हूँ। देखिए, मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर पूरी तैयारी कर ली और मॉक टेस्ट आपने नहीं दिया तो आपको वो जो रियल वाला फील आना है एग्जामिनेशन वाला वो हो सकता है ना आए और आप कहीं लैग कर जाए। तो हम नहीं चाहते हैं और आपको भी ये चीज़ नहीं चाहनी चाहिए कि किसी प्रकार की कोई भी कमी रहे। हमें जो भी चीज़ समझ में आती है कि हमें ये कर लेना चाहिए, कि वो बेसिक इंस्टिंक्ट आता है कि ये पढ़ लेना चाहिए, आप पढ़िए लेकिन एक बैलेंस बना के जिससे आप एक मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर तक पहुंच पाएँ। और आपका सपना जो है, हमारा भी वही सपना है कि आप एनडीए में फ्लाइंग कलर्स के साथ वापस आएँ इस एग्जामिनेशन के बाद और एकदम क्वालिफाई कर ही जाएँ। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। जय हिंद एवरीवन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Jai Hind once again and God bless you all.